ओके, पढ़ते हैं। यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेज ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ओवर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, यदि हम बात करेंगे दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्शुअल। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन अच्छा होता है, तो आप बोलोगे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक अपॉर्चुनिटी है वेरिएशंस आने की, ठीक है। क्योंकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में होता है आपका रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से क्या होता है, यूनिक कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कुछ बेनिफिशियल चेंजेस आ सकते हैं, जिनकी वजह से आपका जो न्यू ऑर्गेनिजम्स है वो मोर डेवलप हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो चेंजेस है वो बेनिफिशियल्स हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म के लिए भी और पॉपुलेशन के लिए भी। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वो जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करता है, जो पहले था वही बाद में रहेगा। बाकी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आपका वेरिएशंस को परमिट करता है। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज्ड इन द प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, जो हाइब्रिडाइजेशन पुराने टाइम में करवाते थे एनिमल्स और प्लांट में, उनसे क्या होता था, जो अनडिज़ायरेबल जीन्स है, जो जीन्स हमें नहीं चाहिए, वो भी इंट्रोड्यूस हो जाते थे। तो उससे क्या होता था, जो हार्मफुल जीन्स भी इंट्रोड्यूस हो जा रहे हैं जो हमको चाहिए नहीं, तो उससे वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं था एक तरीके से। तो इसीलिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर हम गए जेनेटिक इंजीनियरिंग की तरफ, वहाँ पे जाके हमने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना स्टार्ट किया। यूज़ ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफ़र, हमने जीन क्लोनिंग की, जीन ट्रांसफ़र किया, जीन को क्लोन किया, मतलब उसका एक कॉपी बनाया, फिर उसको ट्रांसफ़र किया। तो उससे क्या हुआ, ओवरकम द लिमिटेशन एंड अलाउ अस टू, देखो कोई भी, जैसे ये एक वो, ठीक है, ये आपका जीन्स में, इसमें जीन्स प्रेजेंट है आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला पोर्शन लेंगे और इसको यहाँ से ये कट करेंगे और यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो क्या हुआ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इसमें भी आ गया, ठीक है। तो उसमें इससे क्या हुआ, जो जीन हमें इंट्रोड्यूस करना है हम सिर्फ वही जीन इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं, डू यू नो लाइकली द फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू द एलियन ऑर्गेनिज्म। अब जो पीस ऑफ डीएनए मैंने दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर दिया है, उसका फ्यूचर क्या है, मोस्ट लाइकली वो जो डीएनए है वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ठीक है, वो अपनी प्रोजेनी नहीं बनाएगा। इट में मल्टीप्लाई एंड इनहेरिट अलॉन्ग विद द होस्ट डीएनए, और वो मल्टीप्लाई कर भी सकता है। दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज़ बिकेम द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच हैज़ एबिलिटी टू रेप्लिकेट। यदि जो हमने जो पीस ऑफ डीएनए डाला है, यदि वो जो क्रोमोसोम है उसका पार्ट बन गया तो वो रेप्लिकेट करेगा, अदरवाइज वो रेप्लिकेट नहीं करेगा, ठीक है। और क्रोमोसोम्स में एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस होता है जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रेप्लिकेशन इनिशिएट करने के लिए, ठीक है। यदि हमें चाहिए मल्टीपल कॉपी उस डीएनए की जो हमने इंट्रोड्यूस किया होस्ट ऑर्गेनिज्म में, तो उसके पास ओराए होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इट इज़ तो जो यही बोल रहे हैं, देयरफॉर फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए, कोई भी हमने यदि एलियन पीस ऑफ डीएनए डाला है किसी ऑर्गेनिज्म में और हम चाहते हैं कि वो उस होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई करे, तो इट नीड टू बी द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच हैज़ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दस एन एलियन डीएनए इज लिंक्ड विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सो दैट दिस एलियन piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism। यदि वो ओराई का पार्ट बन गया है तो वो उसका रेप्लिकेशन होगा। दिस कैन बी कॉल्ड एज क्लोनिंग, यदि वो रेप्लिकेट कर रहा है वो एलियन पीस ऑफ डीएनए तो उसको हम बोलते हैं क्लोनिंग, और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए, या फिर एक बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बनना उस डीएनए की, ठीक है।